नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। आज आप एकदम चौंक गए होंगे कि प्रसंगवश में रोज़ जो हमारे संपादक का बात करते हैं, आज उनकी जगह मैं कैसे हूँ? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो एक आवश्यक काम से कहीं इधर-उधर गए हुए हैं और आज का टॉपिक ऐसा है कि उस पे आज ही चर्चा की जा सकती है, इसलिए मुझे आपके समक्ष रूबरू होना पड़ा। हमारे मध्य है स्वतंत्रता सेनानी दौलत राम जी जैन। स्वागत है दौलत राम जी आपका थैंक यू हमारे सर, प्रोग्राम में। धन्यवाद। अच्छा, मैं जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ में है, आज उनका जयपुर, अजमेर काफ़ी जगह स्वागत भी हुआ है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो इमरजेंसी आज के दिन लगी थी, उसकी गोल्डन जुबली है और पक्ष और विपक्ष दोनों आमने-सामने है उस टॉपिक के ऊपर। कहने को काला दिवस कहा जाता है आज के दिन को। तो आपको एक हमारे बीच जो मध्य जो दौलत राम जी है, वो उसको फेस किया उन्होंने। उन्होंने उसको फेस किया है इमरजेंसी को, तो मैं उनसे आपको रूबरू कराती हूँ। दौलतराम जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम थैंक में। यू। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि उस समय जो आपने फेस किया, उसके हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। इमरजेंसी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, लेकिन इमरजेंसी क्यों लगी, इसके कारण क्या थे उसके पीछे? माननीय इंदिरा गांधी जी ने 1971 में चुनाव लड़ा और वो जीत गई। उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी, जो चुनाव हार गए। अब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका पेश की और उस रिट याचिका में वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे जगमोहन जी, उन जगमोहन जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ उसको फैसला दिया कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर कर चुनाव को जीता है और उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए पाबंद कर दिया और 6 महीने के अंदर अंदर आप इस्तीफा देके अपने नए नेता का चुनाव करें। इस सब के बाद में खलबली मच गई पूरे देश के अंदर और कांग्रेस पार्टी में तो विशेषकर कि ये सत्ता जाने वाली। उसके बाद इन्होंने एक ये 12 जून 1975 को फैसला आया था। अब वो सत्ता छोड़नी नहीं थी, तो हर तरह से साम दाम दंड भेद अपनाने के प्रयास चालू होने लगे और उसके बाद संजय गांधी थे, उनके इंदिरा जी के सुपुत्र बंसीलाल जी थे और ये देवकांत बटवा थे। इन तीनों ने मिलकर गणित लगाई कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, लेकिन संविधान हमको इजाजत नहीं देता। उसके पहले उन्होंने बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे को वहां बुलाया। बुलाकर वो कानून के ज्ञाता थे विधान के, तो उन्होंने उनसे सलाह ली और उन्होंने कहा आप देश में आपातकाल लगा दो। बोले आपातकाल कैसे लगा दे, सब सामान्य स्थिति है आपातकाल। तो नहीं, कल रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी की जो रैली हुई थी, उन्होंने उनने कहा रैली में कि पुलिस जवान सब हथियार छोड़कर इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आ जाए सब। यही एक ऐसा मुद्दा है जो देश में अराजकता फैलाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और इसी आधार पर हम उस पर लगा सकते हैं आपातकाल। यह इनके समझ में बैठ गई बात को। न देश में आपातकाल लगा दिया गया और आपातकाल के अंदर गिरफ्तारियां चालू हो गई उसी वक्त। रात को 25 जून 1975 की रात को 11:30 बजे के करीब आपातकाल लगा दिया। सब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लाखों लोगों को जेल में आंदोलन हुए और लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। उसी क्रम में हमारे ऊपर भी अटैक हुआ। मैं एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ, प्रवीण प्रिंटर्स के नाम से। अच्छा दौलत राम जी, मैं आपसे हम्म, हम्म। चलो सर, आपके और एक प्रश्न और था आपसे कि आप जनसंघ से जुड़े हुए थे और आप जेल भी गए, वहां आपने काफी यातनाएं भी सही होगी जहां तक मैं समझती हूँ, उस समय पे सभी पे हुई थी, तो आप थोड़ा प्रकाश डालें, आपने क्या क्या झेला अंदर।
वहाँ की स्थिति आज जब याद करता हूँ तो हृदय भर आता है। जेल की काल कोठरी में हम लोग रहे और वहाँ स्थिति ये थी कि 8 बाई 5 का 6 का एक रूम था। उसके अंदर ही एक फ्रेश होने के लिए कुंडा पड़ा रहता था और एक छोटी-सी मटकी रहती थी जिसमें पीने के लिए पानी था। उसमें रहना और जहाँ ये कोठरी बनी थी उस रोड पर कोई आता नहीं था। एकल जीवन उसमें बिताना। अगर 1 से 2 हो गए तो एक आदमी को ओढ़ कर बैठा रहना पड़ता, उसके बाद दूसरा फ्रेश होता। ये इस प्रकार की कठिन वेदना है। आज भी जब उन क्षणों को याद करते हैं तो आत्मा हृदय भर आता है, बहुत कष्ट होता है। घर वाले कभी मिलने आते, महीने 2 महीने में पूछते कैसे हो, कि बहुत आनंद में है, उनके सामने हंसकर उसके सामने पेश आती थी। अब प्रश्न उस बात का है कि ये यातनाएं क्यों झेली? हमने मात्र संविधान की हत्या का विरोध किया, लोकतंत्र की हत्या का विरोध किया और सैन प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। काला दिवस था वो, सेंसरशिप वास्तव में काला दिवस था वो, सेंसरशिप लगा दी गई। कोई छाप नहीं सकता, मजिस्ट्रेट कोई इंदिरा के खिलाफ फैसला दे नहीं सकता। हमारे तीनों चारों स्तंभ एक साथ ब्लॉक हो गए। तब हमको ये पैम्फलेट छापने पड़े और जनता तक उस बात को पहुंचाना पड़ा। मेरा प्रिंटिंग प्रेस राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रिंटिंग प्रेस था जो इस काम को करता था और वो सीज हो गया और जब्त हो गया सरकार के खाते। मतलब काफी कुछ सहन करना पड़ा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनने। आपका सुन के मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई है कि वास्तव में आपने बहुत झेला आप लोगों ने। अच्छा सर, ये कब तक रहे आप अंदर? मैं लगभग दिसंबर 1976 तक जेल में रहा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद जब हमारी प्रेस, छोटे भाई को तो उसमें 3 साल की कैद हो गई थी, सजा हो गई थी 3 साल की छोटे भाई को तो। अब एक माँ के 2 बच्चे दोनों जेल में और एक को 3 साल की सजा हो जाए, तो अब हमने 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त हुई तो उसके बाद हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेश किया दावा और उस प्रेस को वापस रिलीज कराने के लिए आदेश कोर्ट से लिए और पुलिस से फिर चाबी लेकर वो पुलिस ने हमको उसको रिलीज किया। और कि आपने इतनी यातनाएं सही, लोकतंत्र चल है ना, उसमें उसके लिए, सुरक्षा के लिए। पर जैसे राजनीति के लाभ लोगों ने बहुत उठाया जो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, आपने नहीं उठाया ना, आपने अपने बच्चों को उस लाइन में भेजा, उसका कारण? मैडम, मैंने ये जो काम किया या मेरे परिवार ने जो काम किया, कोई लाभ उठाने के लिए नहीं किया। मात्र मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश में लोकतंत्र स्थापित रहे और हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। और राजनीति में लाभ उठाने का हमारा लक्ष्य ही नहीं था। हम जेल इसलिए नहीं गए कि राजनीति से लाभ उठाया जाए। सर दौलत राम जी, आपसे एक प्रश्न और था कि जैसे भैरू सिंह जी शेखावत के समय पे और भंवरलाल जी, जो आपके घर उनका आना जाना था, काफी मतलब अप्रोचेबल जगह थी, आप उस चीज का कुछ फायदा नहीं उठाया, तो आज आपको कभी फील होता है कि मैंने उस समय उसका फायदा नहीं उठाया? मैडम, सरकार में भैरू सिंह शेखावत रहे, मोहनलाल शर्मा रहे। मैं जब भी जयपुर जाता था तो उनके यहीं ठहरता, खाना वगैरह खाता, व्यावसायिक दृष्टिकोण से जाता तो वहीं ठहरता 2-4। लेकिन कभी ये अपेक्षा नहीं रही कि उनसे कोई संगठन के दृष्टिकोण से कुछ पद और प्रतिष्ठा मांगी जाए अथवा सरकार में कोई पद मांगा जाए, कभी नहीं मांगा। पिछले दिनों उनकी जब डेथ हुई उसके पहले मैं, ये लाली गांव में रहते थे जयपुर छोड़ के, तब मैं वहाँ मिलने गया, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। मैं जाकर प्रणाम किया, दौलत, उसके बाद बच्चे ने प्रणाम किया। वहाँ 5, 25, 40 लोग बैठे थे उनके पास। वहाँ बैठे-बैठे चर्चा चली, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कार्यकर्ता है मेरा ब्यावर का कि जिसने, जो मेरे इतना नज़दीक होने के बाद, जेल का साथी होने के बाद, मैं इन कभी इसने मेरे से संगठन की दृष्टि से और सरकार की दृष्टि से
कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा कार्यकर्ता हमको चाहिए। मैं उस वक्त ही मेरा सीना फूल गर्व से फूल कर प्रफुल्लित हो गया कि मेरी सब कमाई आज मैंने कमाई। एक प्रश्न और था सर आपसे कि जैसे अ, जो राजनीति कर रहे हैं तो वो अ, अपने स्वार्थवश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति का क्या तात्पर्य है, पब्लिक की सेवा या सिर्फ खुद का ही? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सेवा की दृष्टि से ही भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और सेवा ही उनका मुख्य लक्ष्य है और मातृभूमि की रक्षा करना। लेकिन जब संगठन का रूप बड़ा होता है तो कुछ न कुछ त्रुटियां आ जाती है जो पब्लिक के सामने रहती है, लेकिन समय के अनुसार वो सब फिल्टर हो जाएगा। कांग्रेसी संस्कृति बीजेपी में नहीं है बिल्कुल। जो 85% 1 रुपया भेजते राजीव गांधी और वो 85 पैसे रास्ते में खा जाते, 15 पैसे वहां पहुंचते, वो संस्कृति बीजेपी के पास नहीं है। मोदी सरकार ने सबके खाते खोलकर और सबको 100% पैसा पहुंचाने का काम किया, मीडिएटर को खत्म कर दिया। सर एक प्रश्न और था आपसे, जैसे अभी बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने है, तो बीजेपी काला दिवस मना रही है और कांग्रेस में खड़गे साहब जो बोल रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 11 साल से अघोषित इमरजेंसी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खड़गे साहब जो कह रहे हैं, उनको याद करना चाहिए कि इमरजेंसी क्या होती है। उस वक्त देवकांत वर्मा ने कहता इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या उस वक्त इमरजेंसी थी? किसी की हिम्मत थी? कोई बोल सकता था? आज मोदी के राज में खड़गे सब बोल तो रहे हैं इतना, उस वक्त तो इतनी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। और वो राहुल गांधी जी सिर्फ मात्र खाली लाल किताब लेकर विधान 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 लिए फिरे। अरे आपने इमरजेंसी में बिना विपक्ष के पूरे विधान की धज्जा उड़ा दी। 43, 44, 45, 46 नंबर के संशोधन आपने किए, 50 से ज्यादा संशोधन करके, और उसकी मूल भावना जो थी प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में संशोधन कर दिया आपने। आप कैसी बात करते हैं? मोदी जी तो संविधान बचाने का काम करते हैं और इस ढंग की व्यवस्था कर दी है कि भविष्य में कोई भी सरकार आएगी तो उस संविधान से, उस कानून से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। 370 की धारा हटाकर संविधान में परिवर्तन किया, ये मोदी का कलेजा था। आपके पास 425 सीट थी राजीव गांधी के पास, उन्होंने 425 सीट होते हुए संविधान में उस संशोधन 370 को हटाने का काम नहीं किया। एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान हटाने का, उनको हटाने का काम बीड़ा जनसंघ सरकार ने उठाया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिनकी अभी 2 दिन पहले ही पुण्यतिथि थी। इसलिए खड़गे साहब कुछ भी कहे, सिर्फ मात्र एक ही बात है कि वो 85 पैसे जो बीच में बचते थे, वो 85 पैसे को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह जनता को भ्रमित करके और सत्ता प्राप्ति की और अग्रसर होना है। लेकिन जनता अब इसको समझ गई है। जहाँ 20 राज्यों में उनकी सरकारें होती, आज मात्र 2 राज्यों में सरकार है। तो ये थे हमारे बीच में दौलत राज जी, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने बिल्कुल रूबरू कराया हमें कि इमरजेंसी क्या थी, जनता ने क्या झेला उस चीज को और उस समय क्या क्या हुआ था, और जो पार्टी आमने सामने है उनके बारे में बताया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आप थैंक यू, हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। आज आज का प्रसंग बस मैंने बनाया हमारे संपादक के अलावा उनके एब्सेंट में, तो आप मुझे बताएंगे कि आज का कैसा रहा प्रसंग बस, और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।